पॉइंट नंबर 2226 इसमें है कि रैंकाइन्स थ्योरी। रैंकाइन्स थ्योरी मेनली सैंड के लिए होती है। इसमें एजम्पशंस क्या है कि सॉइल जो है ड्राई, होमोजीनियस, सेमी इनफाइनाइट और कोहेजनलेस है। कोहेजनलेस का मतलब भी सैंड होता है। कूलाम ने भी कोहेजनलेस ही मानी थी सॉइल। सॉइल इज एज्यूम्ड टू बी कोहेजनलेस, सो दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्लेज। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस क्या किया इसने, द कोहेजन इन कोहेजनलेस सॉइल्स एक्टिव प्रेशर, पैसिव प्रेशर और जो प्रेशर एट रेस्ट है ये वेरी करते हैं लीनियरली विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ। सो द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनालिसिस इज सिमिलर इन ऑल थ्री स्टेट्स। वी आर एनालाइजिंग फॉर एक्टिव स्टेट ओनली। इसमें वही है कि पीए निकालना है, पीपी अगर निकालना है तो के को केपी से रिप्लेस कर दो, पी नॉट निकालना है एट रेस्ट में तो के को के नॉट से रिप्लेस कर दो, बाकी चीज़ें वही है। तो जो प्रेशर आएगा वो के गामा एच स्क्वायर। बाकी ये अलग अलग केस बनते हैं इसके लिए। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनता है, टोटल प्रेशर, इफेक्टिव प्रेशर और पोर वाटर प्रेशर का, और उसके थ्रू हम निकाल लेते हैं सीजी वगैरह, उसकी पोजीशन निकल जाती है और एरिया से उसका प्रेशर निकल जाता है, टोटल थ्रस्ट। अगला है पॉइंट नंबर 2227। इसमें क्या, लेटरल अर्थ प्रेशर इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल के केस में जो लेटरल अर्थ प्रेशर होता है वो क्या होता है। तो रैंकाइन थ्योरी जो है वो कोहेसिव सॉइल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हमें पता है। रैंकाइन थ्योरी जो है कोहेसिव सॉइल्स को एनालाइज करने के लिए रैंकाइन थ्योरी का यूज करने, रैंकाइन थ्योरी को मॉडिफाई करके यूज किया था बेल ने। तो द प्रेशर वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ इन एक्टिव स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द पैसिव स्टेट। किसमें, कोहेसिव सॉइल के केस में। तो लेटरल अर्थ प्रेशर के लिए जो कोहेसिव सॉइल का लेटरल अर्थ प्रेशर है उसके एनालिसिस के लिए दो स्टेज कंसिडर करनी पड़ेंगी, एक्टिव स्टेट और पैसिव स्टेट। अब पहली बात करें हम एक्टिव स्टेट की। तो एक्टिव स्टेट में क्या हो रहा है कि वर्टिकल स्ट्रेस लग रहा है गामा एच, तो उसका हॉरिजॉन्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा के ए गामा एच। तो सिग्मा वर्टिकल हो गया गामा एच, जिसको हम सिग्मा 1 बोल देंगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस लग रहा है के ए गामा एच, जिसको सिग्मा 3 बोल दिया। अब फॉर्मूला हमें पता है, सिग्मा 1 एट फेलियर इक्वल टू सिग्मा 3 एट फेलियर, 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव प्लस 2c अंडर रूट 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। अब यहाँ पर जो 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव है उसको के पी लिख सकते हैं और उसी को हम 1 अपॉन के ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो सिग्मा 1 एट फेलियर है गामा एच इज इक्वल टू सिग्मा 3 एट फेलियर का है, क्या है वो है या तो लिख दो के गामा एच या फिर पी ए लिख दो। क्यों लिख सकते हैं पी ए, क्योंकि एक्टिव लेटरल अर्थ प्रेशर जो है वो है के गामा एच और उसी को हम सिग्मा 3 एट फेलियर लिख सकते हैं या फिर सिग्मा हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया पी ए इंटू 1 अपॉन के ए लिखेंगे, क्योंकि 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव होता है फॉर्मूले में, प्लस 2c इंटू 1 अपॉन रूट के ए। अब यहाँ से हम पी ए निकालेंगे तो पी ए हमारे पास आएगा के गामा एच माइनस 2c रूट के। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर एच इक्वल टू 0 हो जाएगा तो पी ए की वैल्यू माइनस 2c रूट के आ जाएगी। अब बात करें कि जो एक्टिव स्ट्रेस होती है कोहेसिव सॉइल में वो 0 नहीं होती, नेगेटिव होती है विद ए मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 2c रूट के एट द लेवल ऑफ ग्राउंड। अब इसमें दो केस और कंसिडर किए जाते हैं एक्टिव में ही कि या तो क्रैक डेवलप होंगे या क्रैक नहीं डेवलप होंगे। अगर क्रैक डेवलप होते हैं तो क्या होगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर को हम 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से ZC मिलेगा हमें, जो के एच एच की वैल्यू हो जाएगी ZC के बराबर। यानी कि इफ द क्रैक्स आर डेवलप्ड देन डेप्थ ऑफ पोटेंशियल क्रैक विल बी ZC, और ZC आएगा 2c अपॉन गामा रूट के ए। इसी को हम लिख सकते हैं 2c अपॉन में गामा इंटू 1045 प्लस 5/2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ZC इक्वल टू 2c अपॉन में गामा और अपॉन में ही मतलब गामा के साथ ही है मल्टीप्लाई में 1045 माइनस 5/2। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर क्रैक डेवलप होते हैं तो। और इसके अलावा और भी कंडीशन है ZC की। ZC है डेप्थ ऑफ पोटेंशियल क्रैक, और अगर हमें अनसपोर्टेड लेंथ की डेप्थ निकालनी है, अनसपोर्टेड लेंथ डेप्थ जहाँ तक की स्ट्रेस सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो 2ZC के बराबर आता है।
एक्टिव प्रेशर को 0 के बराबर कर दो। टोटल एक्टिव थ्रस्ट क्या होगा, एरिया निकाल लो जो थ्रस्ट डायग्राम है उसका, ठीक है, जेड सी डेप्थ। सिंस द क्रैक हैज डेवलप्ड अप टू डेप्थ जेड सी देयरफॉर देयर विल बी नो एक्टिव थ्रस्ट ड्यू टू soil up to a depth ZC and the pressure diagram will be but ZC डेप्थ पे 0 होगा और उसके नीचे नीचे प्रेशर शुरू होगा। नेगेटिव प्रेशर को हम नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, जो नेगेटिव एक्टिव प्रेशर है। तो यहाँ से टोटल एक्टिव थ्रस्ट निकालना है, इसका एरिया निकाल लो जो थ्रस्ट डायग्राम में H माइनस जेड सी हाइट पे। तो यहाँ से फिर पी ए आ जाएगा के गामा एच स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 सी रूट के प्लस 2 सी स्क्वायर अपॉन में गामा। और इसकी जो हाइट होगी लाइन ऑफ एक्शन वो होगी एच आर इक्वल टू एच माइनस जेड सी बाई 3। एंड एक और चीज़ की जो हाइट ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ है वो उस केस में आती है, यहाँ तो अनसपोर्टेड लेंथ जेड सी तक ही कंसिडर की जाती है अगर क्रैक डेवलप हो रहा है। तो जो नेगेटिव प्रेशर है विल नॉट बी अप्लाइड बाय द टॉप सॉइल। अगर क्रैक ही डेवलप हो गया तो नेगेटिव प्रेशर अप्लाई होगा ही नहीं, तो इस केस में नेगेटिव डायग्राम को कंसिडर करेंगे ही नहीं। पर अगर क्रैक डेवलप होता है तो नेगेटिव प्रेशर अप्लाई होगा, मतलब अगर क्रैक डेवलप नहीं होता है तो सॉइल नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करेगी -2c रूट के ए का, और उसको बैलेंस करेगा। ये जेड सी डेप्थ तक 0 होगा और उसके बाद अगेन +2c रूट के होगा होने में जेड सी डेप्थ लेगा। तो टोटल जो एच सी आएगी हाइट ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ, वो हाइट ऑफ अनसपोर्टेड सॉइल आ जाएगी 2ZC के बराबर। इफ द क्रैक्स आर नॉट डेवलप्ड देन नेगेटिव प्रेशर ऑफ डेप्थ ZC विल बी काउंटर बैलेंस्ड बाय पॉजिटिव प्रेशर ऑफ नेक्स्ट डेप्थ ZC। देयरफॉर फॉर ए डेप्थ ऑफ 2ZC द टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑन द वॉल is 0, hence up to a depth of height 2ZC cohesive soil can be left unsupported. There is no need to provide support. This height of or depth 2ZC is known as critical depth HC और HC equal to 2ZC और इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2C upon में गामा 1045 plus 5/2 equal to 4C upon में गामा 1045 plus 5/2. Therefore the pressure diagram when the cracks are not developed will be given as। तो ये इस तरह से गिवन है, इसमें प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे तो बॉटम में ट्रेपजॉइडल पोर्शन ही एक बचेगा जिसको हम H माइनस जेड सी हाइट का कंसिडर करेंगे और B इसकी बॉटम विड्थ है और B की वैल्यू आएगी के गामा -2c रूट के जो कि पिछले वाले केस के बराबर ही होगी। इसकी टॉप विड्थ आएगी +2c रूट के। उसके बाद इसका जो हमें टोटल एरिया हम निकाल सकते हैं +b/2 इंटू H माइनस एच सी एंड सी जी की वैल्यू आ जाएगी +b/2 इंटू H और बाकी ये सब हो जाएगा। अब नोट बना के 2 पॉइंट लिखे हमने कि एक्टिव थ्रस्ट फॉर कोहेसिव सॉइल इज लेस देन दैट ऑफ कोहेजनलेस सॉइल। कोहेसिव सॉइल में जो एक्टिव थ्रस्ट होता है वो कोहेजनलेस सॉइल से कम होता है। ऐसा होता है क्या? होता होगा। दूसरा केस है कि कोहेसिव सॉइल के लिए जो एक्टिव थ्रस्ट है वो ज़्यादा जब होगा जब क्रैक डेवलप होगा और कम जब होगा जब क्रैक डेवलप नहीं होगा। क्योंकि क्रैक डेवलप होगा अगर तो हम ज़्यादा एरिया कंसिडर करेंगे प्रेशर का, तो एक्टिव थ्रस्ट भी ज़्यादा आएगा। और वैसे जनरली जो कोहेजनलेस सॉइल होती है उनके लिए ज़्यादा आता है। और क्रैक डेवलप क्यों आता है कोहेजनलेस के लिए? क्योंकि वो खुद को सपोर्ट कर नहीं पाती, वॉल पे गिर जाती हैं और एक्टिव प्रेशर लगा देती हैं, जबकि क्ले जो है वो खुद ही अपने आप को रोक लेती है और लोड नहीं लगाती, वॉल पे कम लोड लगाती है। अब ये है एक्टिव का केस था रैंकाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब करें पैसिव केस की बात, तो एट एनी पर्टिकुलर लेवल एच बिलो द ग्राउंड, तो वर्टिकल स्ट्रेस लग रहा होगा जिसको हम सिग्मा 3 बोलेंगे गामा एच, और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस लग रहा होगा सिग्मा एच जो होगा केपी सिग्मा वी और उसको सिग्मा 1 बोला। हॉरिजॉन्टल को सिग्मा 1 इसलिए बोला क्योंकि केपी की वैल्यू मोर देन 1 होगी, इस वजह से ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस वर्टिकल से ज़्यादा आएगा। तो अब जो पैसिव प्रेशर है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 एट फेलियर इक्वल टू सिग्मा 3 एट फेलियर 1 + sin phi upon 1 - sin phi + 2c √1 + sin phi upon 1 - sin phi। और जो पीपी होता है पैसिव प्रेशर वो होता है केपी गामा एच + 2c रूट केपी। ठीक है, तो द पैसिव प्रेशर जो होगा ग्राउंड लेवल पे, तो एच की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2c रूट केपी, और एट एच इक्वल टू 0 पे पीपी की वैल्यू आ जाएगी 2c रूट केपी। ठीक है, ये एक वॉल है एच डेप्थ की, तो इस पे एक तो 2c रूट केपी तो लगेगा ही और प्लस उसके एडिशन में केपी गामा एच और लगेगा जो कि ट्रायंगुलर होगा। और ये जो 2c रूट केपी है
ये टॉप पे भी लगेगा। तो पैसिव फोर्स एट द ग्राउंड लेवल जो है H 0 कर देंगे तो भी 2c√Kp तो रहेगा, है ना। बॉटम पे पहुंचते पहुंचते Kp का मैच और ऐड हो जाएगा उसमें। उसके बाद अगर हमें पता है H = 0 पे Pp = 2c√Kp, इसका मतलब क्या, दिस विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ द वॉल बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ H। ठीक है, वो भी बात सही है। अब अनदर पोर्शन ऑफ Pp जो होगा वो होगा Kp गामा H एंड इट विल वेरी लीनियरली विद डेप्थ। जो टोटल पैसिव थ्रस्ट होगा Pp = Pp1 + Pp2 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ से हमें Pp मिलेगा 1/2 K गामा H² + 2c/√Kp और H बार की वैल्यू आएगी Pp1 H1 बार + Pp2 H2 बार अपॉन में Pp1 + Pp2 फ्रॉम बेस। द पैसिव थ्रस्ट इन कोहेसिव सॉइल इज मोर देन दैट इज इन कोहेजनलेस सॉइल। जो पैसिव थ्रस्ट होता है कोहेसिव सॉइल्स में वो ज़्यादा होता है कोहेजनलेस सॉइल के बजाय। पैसिव थ्रस्ट इन कोहेसिव सॉइल्स यानी कि जो कोहेसिव सॉइल्स यानी कि क्ले में जो पैसिव थ्रस्ट है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि सॉइल है वो इजीली अंदर की तरफ धस जाती है अगर फोर्स लगाएं, लेकिन जो सैंड है ना वो इजीली अंदर की तरफ धस जाती है अगर फोर्स लगाएं, जबकि क्ले जो होती है ना इजीली नहीं धस पाती, है ना। तो ठीक है, एक्टिव थ्रस्ट तो सैंड में ज़्यादा होता है, पैसिव थ्रस्ट क्ले में ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग की। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में टाइप ऑफ फाउंडेशन की बात करनी पड़ेगी। टाइप ऑफ फाउंडेशन वैसे तो हमें पता ही है, एक होता है शैलो फाउंडेशन, एक होता है डीप फाउंडेशन, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे शैलो फाउंडेशन की। शैलो फाउंडेशन के लिए डेप्थ DF/B रेशियो <1 होता है और बियरिंग स्ट्रेंथ जो होती है शैलो फाउंडेशन की वो बेस रेजिस्टेंस की वजह से होती है, और जो चांस ऑफ फेलियर होता है शैलो फाउंडेशन का वो टिल्टिंग या शियर की वजह से होता है। एक फुटिंग है और एक है मैट और राफ्ट। फुटिंग की बात करें, शैलो फाउंडेशन दो टाइप का होता है, एक फुटिंग होती है, एक होता है मैट या राफ्ट फाउंडेशन। अब जो मैट और राफ्ट फाउंडेशन है इसमें एरिया ऑफ फुटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, टोटल प्लॉट एरिया का लगभग 50% से ज़्यादा होता है, जबकि जो शैलो फाउंडेशन है उसमें फुटिंग वाला पोर्शन है, उसमें फुटिंग में दो टाइप की होती है फुटिंग, एक होती है सेपरेट फुटिंग और एक होती है कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, और डीप फाउंडेशन में क्या होता है, DF/B की वैल्यू 15 से ज़्यादा होती है, और डीप फाउंडेशन ये 3 टाइप का होता है, पाइल, पियर और वेल फाउंडेशन। इसके अलावा जो डीप फाउंडेशन है इसकी पियरिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो स्किन फ्रिक्शन और बेस रेजिस्टेंस की वजह से होती है। इसके अलावा डीप फाउंडेशन में जो फेलियर के चांसेज हैं वो सेटलमेंट और पंचिंग की वजह से आते हैं। चांसेज ऑफ फेलियर आर बाय सेटलमेंट एंड पंचिंग डीप फाउंडेशन में। एक है शैलो फाउंडेशन में क्या, दोज फाउंडेशन इन विच द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन एंड द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फाउंडेशन इज ड्यू टू द बेस रेजिस्टेंस ओनली। बियरिंग स्ट्रेंथ जो है शैलो फाउंडेशन में बेस रेजिस्टेंस की वजह से ही होती है। कंटिन्यूस फुटिंग क्या होती है, इट इज द इसकी जो विड्थ होती है वो बहुत कम होती है लेंथ के कंपैरिजन में, जैसे कि बाउंड्री वॉल या स्ट्रिप फुटिंग हो गई। अब बात करते हैं बैलेंसिंग फाउंडेशन। इसमें क्या होता है कि वेट ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल जो होता है वो होता है इक्वल टू वेट ऑफ फाउंडेशन प्लस वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। दोज फाउंडेशन इन विच वेट ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल इज इक्वल टू द वेट ऑफ फाउंडेशन प्लस वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, therefore the net increase in pressure on the soil is 0. जनरली दे आर राफ्ट फाउंडेशन। जो बैलेंसिंग फाउंडेशन होते हैं जनरली राफ्ट फाउंडेशन टाइप के होते हैं एंड कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्सपेंसिव सॉइल्स। जो एक्सपेंसिव सॉइल्स होती हैं उनके ऊपर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं बैलेंसिंग फाउंडेशन, कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्सपेंसिव सॉइल्स, बैलेंसिंग फाउंडेशन कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्सपेंसिव सॉइल्स। ठीक है, जो बैलेंसिंग फाउंडेशन है वो एक्सपेंसिव सॉइल पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ऑलराइट, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। तो शैलो फाउंडेशन में शियर फेलियर यानी कि टिल्टिंग के चांसेज ज़्यादा रहते हैं, जबकि डीप फाउंडेशन में जो है सेटलमेंट फेलियर के चांसेज शियर फेलियर के बजाय ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टिल्ट तो करेगा नहीं, वो काफ़ी डेप्थ तक है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग में यूज होती हैं। पहला, बियरिंग कैपेसिटी।
क्या होता है? द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल विदाउट shear फेलियर इज नोन एज bearing कैपेसिटी. Bearing capacity of soil is the maximum average contact pressure between the foundation and soil which should not produce shear failure in the soil. तो जो allowable pressure होता है फाउंडेशन में is less than equal to minimum of shape bearing capacity और shape bearing pressure. अब bearing pressure की बात करें तो it is also known as settlement pressure. It is the load carrying capacity of the foundation without settlement failure. Allowable pressure on the foundation should be minimum of shape bearing capacity and shape bearing pressure. Gross pressure क्या होता है? QG. It is the total pressure at the base of foundation due to self weight of soil, weight of foundation and applied load on the foundation. Gross pressure क्या होता है? It is the total pressure at the base of foundation due to, एक तो self weight of soil, दूसरा weight of foundation, तीसरा applied load on the foundation. Net pressure क्या होता है? QN. It is the pressure at the base of foundation in excess to initial effective overburden pressure. तो QN इक्वल टू आएगा QG माइनस सिग्मा बार, और सिग्मा बार आता है गामा DF. गामा जो है, गामा ड्राई लेंगे ड्राई सॉइल के लिए, गामा सबमर्ज लेंगे सैचुरेटेड सॉइल के लिए. जो नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर होता है QNP, वो होता है नेट प्रेशर विच द सॉइल कैन कैरी विदाउट एक्सीडिंग अलाउएबल सेटलमेंट. उसके बाद नेट अलाउएबल बियरिंग प्रेशर क्या होता है? QNA. नेट बियरिंग प्रेशर विच कैन बी यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ फाउंडेशन. उसके बाद अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है QU. इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड एट द बेस ऑफ फाउंडेशन एट विच नो shear failure occurs. It is the minimum gross pressure at which shear failure occurs. उसके बाद net ultimate bearing capacity QNU. It is the net pressure at the base of foundation in excess to the initial effective overburden pressure without shear failure. QNU जो होता है वो होता है QU माइनस सिग्मा बार. सिग्मा बार होता है गामा DF, और गामा जो है, गामा D लेंगे ड्राई सॉइल के लिए, गामा सबमर्ज सैचुरेटेड सॉइल के लिए. इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर जो होता है सिग्मा बार इक्वल टू गामा DF होता है. जो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी होती है QNS, इट इज द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो QNS होता है QNU अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. इट इज द नेट सॉइल प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड सेफली टू द सॉइल कंसिडरिंग ओनली shear फेलियर. सेफ बियरिंग कैपेसिटी है QS. ये होता है मैक्सिमम प्रेशर विच ए सॉइल कैन कैरी सेफली विदाउट shear फेलियर. QS जो होता है उसको हम बोलते हैं Q सेफ. ये होता है QNS प्लस सिग्मा बार. इसको हम बोलते हैं QNU अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस सिग्मा बार इक्वल टू QU माइनस सिग्मा बार अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस सिग्मा बार. और Q सेफ जो आएगा वो आएगा QU माइनस सिग्मा बार अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस सिग्मा बार. द फुटिंग और द फाउंडेशंस आर डिजाइंड फॉर द सेफ बियरिंग कैपेसिटी. The factor of safety is applied only to the incremental pressure at the base of the foundation, but not to the overburden pressure on the soil, which is acting since historical times. For foundation, factor of safety जो होता है वो 2 से 3 के बीच में लिया जाता है. अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. पॉइंट नंबर 230 है कि जो एक्सपेंसिव सॉइल्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है. Those soils in which there is an appreciable considerable increase in the volume with increase in water content are termed as expensive soils. Such soils are not preferred to be present below the foundation. Bearing capacity थ्योरी की बात करें तो एक होती है रैंकाइन थ्योरी फाई सॉइल्स के लिए, तरजागी थ्योरी C5 सॉइल्स के लिए, स्क्रैम्पटन थ्योरी होती है C सॉइल्स के लिए, और मेयर हॉफ थ्योरी होती है C5 सॉइल्स के लिए. इसके अलावा जो इंडियन स्टैंडर्ड मेथड है वो भी C5 सॉइल्स के लिए यूज होता है. द इंडियन स्टैंडर्ड मेथड जो है यूटिलाइजेज मेयर हॉफ्स इक्वेशन विद सम एडिशनल कोफिशिएंट्स. 2232. एज ए जनरल गाइडलाइन इफ फेलियर अकर्स एट लेस देन 5% स्ट्रेन द डेंसिटी इंडेक्स इज जनरली ग्रेटर देन 70%, देन जनरल shear फेलियर मे बी एज्यूम्ड. यानी कि स्ट्रेन अगर लेस देन 5%, डेंसिटी अगर 70% से ज़्यादा है तो जनरल shear फेलियर. इफ द स्ट्रेन एट फेलियर इज 10 to 20% and the density index is less than 20%, then local shear failure may be assumed.
For intermediate situation, punching shear failure may be assumed and factors may be found using linear interpolation. The bearing capacity of circular footing of diameter equal to the width of the continuous footing is 1.3 times that of a continuous footing, or at least nearly so, if the footings are founded in cohesive soil, and that is phi equal to 0. अब क्ले की बात चल रही है तो phi इक्वल टू 0 होगा, सर्कुलर के लिए 1.3 है फैक्टर, और स्क्वायर के लिए भी 1.3 है टू दैट ऑफ कंटिन्यूस। उसके बाद बात करें अगर हम सैंड की, तो उसके लिए c इक्वल टू 0 होता है, और सर्कुलर के लिए 0.6 टाइम्स और स्क्वायर के लिए 0.8 टाइम्स होता है टू दैट ऑफ कंटिन्यूस। The corresponding ratios are 0.6 and 0.8 in case of circular footing, square footing, respectively. Land footing is found purely cohesionless soil, and the bearing capacity of square footing of side equal to the width of continuous footing also bears a similar relation to that of continuous footing under similar conditions just cited. Okay. 2236 में क्या तर्जा की थ्योरी इज लिमिटेड टू सैलो फुटिंग्स वेयर df upon b is less than 1. Skempton's method is preferred for rectangular footings in pure clay. Correlation of cohesion and consistency of clay with n values is not reliable. Unconfined compression test is recommended for evaluating cohesion. Over-consolidated or pre-consolidated clays might show higher cracks and slacken sides. Load tests are recommended in such cases. ऐसे केसेस में लोड टेस्ट रिकमेंड होते हैं. Settlement of footing in clay may be calculated or predicted by the use of Tarjagi's one-dimensional consolidation theory. The bearing capacity of footing in clays is practically unaffected by the size of foundation. Contact pressure के बारे में बात करते हैं. It is the actual pressure transmitted from the foundation to the soil. A uniformly loaded foundation will not necessarily transmit a uniform contact pressure to the soil. The uniformly applied load can be transmitted uniformly to the soil only when the foundation is perfectly flexible. Transmission of load in different type of soil may be as follows. क्ले की बात करें, सिल्ट की बात करें और सैंड की, तो क्ले और सिल्ट और सैंड. तो क्ले एक कोहेसिव सॉइल है, phi 0 होता है. इसके केस में जो मिड होता है फुटिंग का उस पर काफ़ी कम प्रेशर होता है, लेकिन साइड में बढ़ता जाता है. सिल्ट में मिड पे थोड़ा कम होता है साइड के बजाय, लेकिन ज़्यादा कम भी नहीं होता. और सैंड में मिड पे ज़्यादा होता है, साइड्स में कम होता है प्रेशर. अब बात करते हैं प्रेंडटल्स थ्योरी फॉर फाइंडिंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. इसके लिए पहले तो एजम्पशंस हैं इसके मेनली 7. पहला एजम्पशन है कि सॉइल इज होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक एंड वेटलेस. उसके बाद द मोहर-कूलम्ब्स इक्वेशन फॉर फेलियर एनवलप, दैट इज T is equal to C plus sigma tan phi is valid for the soil. उसके बाद wedge 1 and 3 act as rigid bodies. उसके बाद the zones in sector 2 deform plastically. उसके बाद in the plastic zones all radius vectors or planes through A and B are failure planes, and the curved boundary is a logarithmic spiral. यानी कि रेडियस वेक्टर जो है वो फेलियर प्लेन्स और कर्व्ड बाउंड्री जो है वो लॉगरिथमिक स्पाइरल होते हैं. वेज 1 इज इलास्टिकली पुश्ड डाउन टू पुश जोन 3 अपवर्ड, which is resisted by positive resistance of the soil in these zones. The stresses in elastic zone first is transmitted hydraulically in all directions. अब बात करें प्रेंडटल का एक्सप्रेशन फॉर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पेसिफाई सॉइल. इसके लिए QU होता है C cot phi n phi e की पावर pi tan phi minus 1. फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल के लिए phi इक्वल टू 0, QU इक्वल टू हो जाएगा pi प्लस phi इंटू C. इसको हम लिखते हैं 5.14 C.
cot फाई की वैल्यू इन्फिनिटी होती है अगर फाई 0 होता है तो। अच्छा, दूसरा, दिस थ्योरी जो है प्रेंटल की थ्योरी है, इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन on the assumed compound rupture surface. Third, it is developed for a smooth, long strip footing resting on ground surface. Parental compound rupture surface corresponds fairly well with the mode of failure along curvilinear rupture surfaces observed from experiments. Parental's expression as originally derived does not include the size of footing. IS 1888 ये है फेलियर क्राइटेरिया यानी कि सेटलमेंट फॉर डेंस सॉइल, और IS 2911 पार्ट 1 ये है स्पेसिंग बिटवीन द पाइल्स। प्लेट लोड टेस्ट की बात करते हैं। प्लेट लोड टेस्ट के काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, इनको देखते हैं। तो प्लेट लोड टेस्ट में क्या होता है, ए पिट ऑफ साइज ऑफ फुटिंग और अप्रोक्सीमेटली 5 times द साइज ऑफ फुटिंग इज डग इन द मिडल ऑफ pit. Another pit of size equal to the size of plate is excavated. Plate width is generally considered 30 cm or 40 cm and it may vary between 30 to 75 cm. Depth of small pit can be calculated by df upon में dp equal to bf upon में bp। और जो dp होता है यहाँ से निकल जाएगा डेप्थ ऑफ पिट, dp upon में bf into df। और fifth point है, an initial load of 7 kN per meter square is applied and removed to overcome the expansion effect which occurred due to removal of soil up to a depth of df. Now, load is applied by hydraulic jack and corresponding settlement of plate is observed. Failure criteria for dense soil will be sudden breakage and excessive deformation. As per IS 1888, it is 25 mm for sandy soil and 40 mm for clay soil. Using results of plate load test, that is ultimate bearing capacity and settlement, we can find strength and settlement for foundation. अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो होती है क्ले सॉइल के लिए होती है क्यू अल्टीमेट ऑफ फुटिंग इक्वल टू क्यू अल्टीमेट ऑफ प्लेट। सैंडी सॉइल के लिए क्यू यू ऑफ फुटिंग अपन में क्यू यू ऑफ प्लेट इक्वल टू विड्थ ऑफ फुटिंग अपन विड्थ ऑफ प्लेट। इसके अलावा सेटलमेंट की बात करें तो फोर ऊपर वाला तो अल्टीमेट बियरिंग का था, अभी सेटलमेंट की बात करें तो क्ले सॉइल के लिए एस एफ अपॉन एस पी इक्वल टू बी एफ अपॉन बी पी, और सैंडी सॉइल के लिए एस एफ अपॉन एस पी इक्वल टू बी एफ अपॉन बी पी इंटू बी पी प्लस 0.3 अपॉन बी एफ प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ये सेटलमेंट है और ये लोड है। तो लोड जैसे जैसे बढ़ेगा सेटलमेंट बढ़ता जाएगा और फिर अचानक से कम लोड पे भी सेटलमेंट बढ़ेगा। ये होता है डेंस एंड में। लूज एंड में ये है कि जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे सेटलमेंट बढ़ता जाएगा पैराबोलिकली। और सेटलमेंट को हम एक्चुअली -y एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। अब बात करते हैं पाइल्स के टाइप की। तो पाइल्स जो हैं कई टाइप की होती हैं, है ना। दो क्राइटेरिया के बेस पे हम इन्हें डिवाइड करेंगे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ उनके एक्शन के बेस पर, दूसरा है उनके फंक्शन के बेस पे, और तीसरा है उनके मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन के बेस पे। यानी कि 3 तरह से हम पाइल्स को डिवाइड करेंगे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन। पहला एंड, इसमें है एंड बियरिंग पाइल एक। तो एंड बियरिंग पाइल क्या होती है, इफ द पाइल रेस्ट्स ओवर हार्ड स्ट्रेटा then the load bearing capacity of the pile is only due to bearing resistance at its base. In such piles, skin friction resistance is negligible or zero. फिर आती है फ्रिक्शन पाइल और हैंगिंग पाइल। इसमें क्या होता है, इफ द सॉइल बिलो द पाइल इज वीक और एंड लूज देन end bearing resistance will be negligible and the bearing action of pile is due to skin friction only. और बियरिंग फ्रिक्शन, बियरिंग और एंड फ्रिक्शन पाइल्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो पाइल्स होती हैं उनकी जो लोड सपोर्टिंग कैपेसिटी है वो ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन और एंड बियरिंग एक्शन दोनों की वजह से होती है। अब बात करें फंक्शन के बेस पे, क्यू यू पी को हम लिख सकते हैं क्यू यू पी इक्वल टू क्यू ई बी
इंटू AEB प्लस QSF इंटू ASF। अब QEB क्या है? एंड बियरिंग रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू होती है 9C के बराबर। उसके बाद AEB आता है एरिया ऑफ बियरिंग एंड ऑफ पाइल या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइल। उसके बाद आता है QSF होता है स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है अल्फा सी बार। और C जो होता है यूनिट कोहेजन एट द बेस ऑफ पाइल। और अल्फा जो है, अल्फा होता है एडिशन फैक्टर बिटवीन द पाइल एंड सॉइल। और QSF होता है स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, C होता है यूनिट कोहेजन एट द बेस ऑफ पाइल। ठीक है। AEB क्या है? एरिया ऑफ बियरिंग एंड ऑफ द पाइल या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइल। AEB की वैल्यू होती है पाई d स्क्वायर बाई 4 सर्कुलर पाइल के लिए, d स्क्वायर होती है स्क्वायर पाइल के लिए। और ASF जो होता है वो होता है एरिया ऑफ पाइल प्रोवाइडिंग स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस दैट इज सरफेस एरिया ऑफ द पाइल। ASF की वैल्यू पाई dl होगी सर्कुलर पाइल के लिए और 4bl हो जाएगी स्क्वायर पाइल के लिए। C बार पता ही है हमें, एवरेज यूनिट कोहेजन अलोंग द डेप्थ ऑफ पाइल, है ना। और C होता है यूनिट कोहेजन एट द बेस ऑफ पाइल। नोट ये है कि अगर पाइल इज मेड अप ऑफ सॉइल, इफ पाइल इज मेड अप ऑफ सॉइल and inserted into soil, then there will be cohesion between soil and pile, and we will consider adhesion factor alpha equal to 1. There is no adhesion, so consider adhesion factor as 1 अगर नहीं है तो फाइनली जो फॉर्मूला बनेगा QUP का वो बनेगा 9C AEB प्लस अल्फा सी बार ASF। और QAP को हम लिख सकते हैं QUP अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और पाइल जो डिज़ाइन की जाती है वो QAP के लिए डिज़ाइन की जाती है। अब बात करें रिकवरी रेशो की, तो रिकवरी रेशो इज द रेशो ऑफ रिकवर्ड लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल टू द पेनिट्रेशन लेंथ ऑफ द सैंपलर। LR से शो करते हैं रिकवरी रेशो को, और ये होता है रिकवर्ड लेंथ अपॉन में पेनिट्रेटेड लेंथ। अगर LR की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे स्वेलिंग, यानी कि सैंपल स्वेल्ड हो गया। LR की वैल्यू 1 है तो गुड रिकवरी, और LR की वैल्यू लेस देन 1 है तो श्रिंकेज हो जाएगा, सैंपल हैज श्रंक। बात करें नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन में क्या होता है? इट इज द फिनोमिना इन विच द सराउंडिंग सॉइल सेटल्स मोर देन पाइल। ड्यू टू एक्सेसिव सेटलमेंट सॉइल अप्लाइज ए स्किन फ्रिक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर द स्किन फ्रिक्शन इज नोन एज नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन रिड्यूसेज अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल। ये QUP लग रहा है, नीचे से QEB लगेगा, ये QSF लग रहा है। QSF1 QSF2, ऊपर वाली लूज सॉइल नीचे वाली डेंस सॉइल। ऊपर वाले के लिए अल्फा 1 C1 बार अल्फा 2 C2 बार। QUP हो जाएगा QEB माइनस QSF1 प्लस QSF2। हम लिखेंगे QUP को 9C AEB माइनस अल्फा 1 C1 बार ASF1 प्लस अल्फा 2 C2 बार ASF2। अब रीजन क्या होता है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का? एक तो होता है इंक्रीज इन सरचार्ज ओवर सराउंडिंग सॉइल, या फिर लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल इन द सराउंडिंग सॉइल, या फिर डिस्टर्बेंस ड्यू टू अर्थक्वेक एंड डायनेमिक लोडिंग। बात करते हैं ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल्स की, तो पाइल्स का जो ग्रुप एक्शन है उसके बारे में है कि टू रेजिस्ट हैवी लोड we can use more number of piles, and these piles may act individually or combinedly, depends upon the spacing between the piles. अगर D है size of the individual pile, then to achieve group action of piles, spacing between the piles should range between 2.5D and 4D. If the spacing is less than 2.5D, then piles will act as single pile and combinedly show the behavior of single pile. अगर स्पेसिंग जो है पाइल्स की वो मोर देन है 4D से, then all piles will behave separately and show their individual behavior. The group action of piles group and compact soil between the piles behave as single wedge, so the load carrying capacity increases. In group action, the pile group and the compact soil between the piles behave as a single wedge, so that load carrying capacity increases.
उसके बाद as the soil and group of piles behave combinedly, the area providing resistance to load increases so that load carrying capacity of the group of piles comes out to be more than the sum of individual load carrying capacity of the piles. The minimum number of piles required for group action is 3, which should be arranged in the shape of an equilateral triangle. ठीक है, अगर दो पाइल काफ़ी डिस्टेंस में हैं तो अलग अलग बिहेव करेंगी, उनको क्लोज लाएंगे तो दोनों एक साथ बिहेव करेंगे, 3 लाएंगे तो और ज़्यादा कंबाइंड इफेक्ट आएगा उनका। अब बात करें स्ट्रेस बार का एरिया जितना ज़्यादा होगा सेटलमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, कंप्रेसिबिलिटी उतनी कम होगी और लोड कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। सेटलमेंट तो ज़्यादा होगा लेकिन लोड कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। एज द स्ट्रेस आइसोबार इज लार्ज इन ग्रुप ऑफ पाइल्स, so the settlement of piles will be more when they act in a group than the individual piles. अगर individual pile का देखें तो group का settlement ज़्यादा होगा, but after settlement compressibility of soil will be reduced. हाँ, compressibility कम हो जाएगी क्योंकि compress हो चुकी होगी वो, और अगर compressibility कम हो जाएगी तो लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब बात करें पाइल ग्रुप की एफिशिएंसी की तो वो होती है क्यू ऑफ पाइल ग्रुप अपॉन में एन इंटू क्यू ऑफ सिंगल पाइल इंटू 100%। पाइल ग्रुप का लोड कैरिंग कैपेसिटी अपॉन में एन इंटू लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल इंटू में 100। एन क्या नंबर ऑफ पाइल्स है एज पर IS 2911 पार्ट 1। तो जो पाइल के बीच की मिनिमम स्पेसिंग है वो फॉर पॉइंट बियरिंग पाइल के लिए 2.5D, फॉर फ्रिक्शन पाइल के लिए 3D और फॉर पाइल इन लूज सैंड और फिल डिपॉजिट के लिए 2D होती है। पॉइंट लोड बियरिंग पाइल के लिए कम होती है फ्रिक्शन पाइल के बजाय स्पेसिंग। उसके बाद सबसे ज़्यादा स्पेसिंग फ्रिक्शन पाइल की, फिर होती है पॉइंट बियरिंग पाइल की, और उसके बाद फॉर पाइल इन लूज सैंड और फिल डिपॉजिट। उसके बाद पाइल विल बिहेव इंडिविजुअली इफ स्पेसिंग बिटवीन देम इज मोर देन 8D। ब्लॉक फेलियर विल अकर व्हेन स्पेसिंग बिटवीन द पाइल्स इज लेस देन 2D। अब बात करें अगर सॉइल एक्सप्लोरेशन की, तो सॉइल एक्सप्लोरेशन के कई सारे मेथड है। पहला है कोर कटर मेथड। कोर कटर मेथड क्या होता है? यूज्ड टू एक्सप्लोर सॉइल ऑफ शैलो स्ट्रेटा, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल कैन बी ऑब्टेन्ड। स्प्लिट स्पून सैंपलर क्या होता है? अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल, इसमें भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ स्प्लिट स्पून सैंपलर पे, और डेप्थ एट विच सॉइल इज टू बी एक्सप्लोर्ड, जिस डेप्थ पे सॉइल एक्सप्लोर करनी है वो। और अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल ऑब्टेन करने के लिए स्प्लिट स्पून सैंपलर हम यूज करते हैं। अब सॉइल एक्सप्लोरेशन के लिए करते हैं हम ऑगर बोरिंग। ऑगर बोरिंग में क्या होता है? तो यूजिंग हैंड ड्रिवन ऑगर्स वी कैन एक्सप्लोर अप टू 6 मीटर डेप्थ इन सॉइल। दिस इज सुटेबल फॉर कोहेसिव एंड सॉफ्ट सॉइल के लिए सुटेबल होता है। ये आर्किमिडीज स्क्रू यूज होता है इसमें। ओके, और एक होता है वाश बोरिंग। वाश बोरिंग में क्या होता है? इन दिस मेथड steel casing is driven by pressure along with pressurized water which is forced to flow from outside to inside the pipe, and this process is suitable for all type of strata except massive rocky strata and strata containing bigger sized rocks like cobbles। तो ये वाश बोरिंग होती है। उसके बाद है Precussion boring. This method is generally used for hand pump boring. With this mechanism we can get disturbed samples. This is suitable for a depth of exploration below the ground level. Rotary boring क्या होती है? Suitable for any type of soil strata including massive rocky strata. Bentonite slurry is used to increase erosion efforts and as a cooling substance for drill bits। उसके बाद बात करते हैं स्पून सैंपलर्स की। तो इनसाइड क्लियरेंस रेशियो, आउटसाइड क्लियरेंस रेशियो और एरिया रेशियो, 3 चीज़ें होती है इसमें।
अब देखिए पहले इनके डायमीटर की देखते हैं, तो सबसे छोटा डायमीटर D1 है, उससे बड़ा D2 है, उससे बड़ा D3 और सबसे बड़ा D4, ये तो क्लियर। अब बात करते हैं इनसाइड क्लियरेंस रेशियो की। तो जो इनसाइड क्लियरेंस रेशियो होता है वो होता है D2 माइनस D1 अपॉन D1, सिंपल। आउटसाइड क्लियरेंस रेशियो होना चाहिए D4 माइनस D3 अपॉन में D3, सिंपल। उसका एरिया रेशियो क्या होता है, तो एरिया रेशियो होता है आउटर एरिया माइनस इनर एरिया अपॉन में इनर एरिया, सिंपल, ठीक है। और एक और चीज़ कि जो इनसाइड क्लियरेंस रेशियो है उसकी वैल्यू 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए, और आउटसाइड क्लियरेंस रेशियो की वैल्यू 0 से 2 के बीच में होनी चाहिए, और जो एरिया रेशियो है इसकी वैल्यू 10% से कम होनी चाहिए। SPT स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो है, ये SPT नंबर टेस्ट जो है ये कोहेसिव सॉइल के लिए सूटेबल नहीं है, यानी कि क्ले के लिए सूटेबल नहीं होता है SPT नंबर टेस्ट। सॉइल स्टेबलाइजेशन के बारे में देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द सॉइल एंड इज जनरली डन फॉर सैंड, ठीक है। तो पहला होता है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, बाय मिक्सिंग 2 और मोर पुअरली ग्रेडेड सॉइल्स we try to make a well graded soil system which will certainly have higher strength. By compaction we can increase the strength of soil. In this method the volume of voids is reduced, with which results in increased shear strength and bearing capacity of soil. This method increases denseness and compactness of soil. Compaction is a method of soil stabilization which can increase the density of soil. Opposite nature soils can be mixed with each other to attain a well-graded soil which is always stronger and denser and also uniformly graded. Note यह है कि by consolidating we can increase the density of clay soils. उसके बाद केमिकल स्टेबलाइजेशन की बात करें। इन दिस मेथड सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स आर एडेड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द सॉइल। दीज केमिकल कंपाउंड्स आर इंजेक्टेड इनटू द सॉइल where they travel and occupy the voids and subsequently getting crystallized and reducing the volume of voids. Using calcium chloride का यूज करेंगे अगर, तो it acts as water repulsive agent and it is used to stabilize sandy soils in base and sub-base course of the roads. इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं केमिकल स्टेबलाइजेशन में सोडियम सिलिकेट को। सोडियम सिलिकेट में क्या होता है, सोडियम सिलिकेट विद कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर इज नोन एज वाटर ग्लास। Na2 SiO2 प्लस CaCl2 प्लस H2O, इससे बनता है वाटर ग्लास। This mixture is injected into the soil which forms precipitate of silica gel within the pores of the soil and makes the soil impervious and increases the shear strength after solidifying. Water glass forms an impermeable substance which makes sandy soil impermeable and increases their strength. Lime stabilization की बात करें तो क्विक लाइम CaO इज मोर इफेक्टिव देन हाइड्रोलिक लाइम। CaO हाइड्रोलिक लाइम होता है CaOH का होल ट्वाइस, और सॉइल के स्टेबलाइजेशन में जो क्विक लाइम होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है, हाइड्रोलिक लाइम से तो ज़्यादा ही इफेक्टिव होता है। अब बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, इज यूज्ड टू स्टेबलाइज हाईली कोहेसिव सॉइल्स यानी कि क्लेई सॉइल एंड हाईली प्लास्टिक सॉइल, वो भी क्लेई सॉइल। लाइक ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए हम CaOH कोल्ड ट्वाइस यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बिटुमिन स्टेबलाइजेशन की बात करें, बिटुमिन इज यूज्ड टू स्टेबलाइज कोर्सर पार्टिकल्स यानी कि कोर्स सैंड एंड ग्रेवल। बिटुमिन ऑल्सो एक्ट एज वाटर रिपेलिंग एजेंट। फिर सीमेंट स्टेबलाइजेशन, दिस इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल एक्सेप्ट हाईली ऑर्गेनिक और हाईली प्लास्टिक सॉइल। जो हाईली ऑर्गेनिक और हाईली प्लास्टिक सॉइल होते हैं उनके लिए हम सीमेंट स्टेबलाइजेशन यूज नहीं करते, बाकी सब के लिए यूज कर सकते हैं। सीमेंट अप टू 4 से 15% इज यूज्ड अलोंग विद सॉइल टू स्टेबलाइज द सॉइल सिस्टम। By mixing sand in highly plastic soils, we can increase the strength of highly plastic soils. That is, strength of highly plastic soils can be increased by mixing sand into them.
अब बात करते हैं डेप्थ के साथ स्ट्रेस में वेरिएशन। तो अगर बात करें हम वेरिएशन ऑन स्पेसिफाइड डेप्थ, एक पर्टिकुलर डेप्थ पे वेरिएशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है कुछ बेल शेप्ड का कर्व। तो इफेक्ट ऑफ लोड रिड्यूसेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लोड, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दूर जाएंगे तो इफेक्ट घटेगा। और क्यू जेड जो होता है वो होता है 3/2 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर आर होता है √z² प्लस आर स्क्वायर। उसके बाद वर्टिकल स्ट्रेस के वेरिएशन की बात करें डेप्थ के साथ, तो अगर क्यू है और उससे आर डिस्टेंस पे एक वर्टिकल प्लेन लिया है, उसमें अगर हम स्ट्रेस वेरिएशन की देखें तो वर्टिकल स्ट्रेस एट ए लोकेशन अवे फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ लोड फर्स्ट पहले तो इंक्रीज करेगा पैराबोलिकली और फिर डिक्रीज करेगा। इंक्रीज काफ़ी तेज़ी से करेगा, फिर डिक्रीज भी उसी रेट से करेगा और उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा। आइसोबार क्या होते हैं? दीज आर द लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल स्ट्रेस बिलो द अर्थ सरफेस। इफ वी कंसिडर दीज इन 3D then their shape will look like an onion। आइसोबार जो होते हैं वो स्मॉल रेडियस विल रिप्रेजेंट हायर स्ट्रेस। ओके, अब बात करें लोकल शियर फेलियर और जनरल शियर फेलियर के कुछ क्राइटेरिया या कंसिडरेशन जनरल क्या हैं। तो देखिए, फाई की बात करें तो जनरल शेयर फेलियर के लिए 36 से ज़्यादा, लोकल शेयर फेलियर के लिए 29 से कम। शेयर स्ट्रेन एट फेलियर, फेलियर पे जो शेयर स्ट्रेन है वो जनरल शेयर फेलियर के लिए 5% से कम और लोकल शेयर फेलियर के लिए 15% से ज़्यादा। एसपीटी नंबर जो है जनरल शेयर फेलियर के लिए 30 से ज़्यादा, लोकल शेयर फेलियर के लिए 5 से कम। रिलेटिव डेंसिटी जो होती है जनरल शेयर फेलियर के लिए 70 से ज़्यादा और लोकल शेयर फेलियर के लिए 30 से कम। वॉइड रेशियो जो होता है वो होता है 0.55 से कम होता है जनरल शेयर फेलियर के लिए और लोकल शेयर फेलियर के लिए 0.75 से ज़्यादा। अब बात करें अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ड्यू टू यूजिंग एसपीटी नंबर, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पाइल और नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल, दो तरह की पाइल होते हैं, उनको कंसिडर करते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पाइल है तो QUP इक्वल टू QEB प्लस AB प्लस QSF प्लस AS। तो यहाँ से QUP बनेगा 400 NAB प्लस 2 N बार AS। N क्या है? करेक्टेड एसपीटी नंबर एट द बेस ऑफ पाइल। N बार क्या है? करेक्टेड एवरेज एसपीटी नंबर थ्रू द डेप्थ। EB क्या है? एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। AB क्या है? बियरिंग एरिया। AS क्या है? सरफेस एरिया। ASF क्या है? स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। अगर नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल्स की बात करें तो QUP जो होता है वो होता है 1.33, सॉरी, जो नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल्स होते हैं उनके लिए QUP होता है 133 NAB प्लस 2/3 N बार AS। अगर डिस्प्लेसमेंट पाइल जो हैं उनको हम ग्राउंड में इंसर्ट कर देते हैं तो फाई जो होगा सराउंडिंग सॉइल का, फाई डैश, वो हो जाएगा 5 + 40/2। इफ डिस्प्लेसमेंट पाइल इज इंसर्टेड इनटू ग्राउंड देन फाई ऑफ सराउंडिंग सॉइल, यानी कि फाई डैश, ये हो जाएगा 5 + 40/2। अब बात करते हैं पाइल लोड टेस्ट की, तो ये है P और ये है सेटलमेंट, लोड और सेटलमेंट ऐसा कुछ होता है। और ये तो हमने देखा था कि ये तो होता है क्ले के लिए, नहीं ये अलग चीज़ है। चलिए देखते हैं तो पाइल लोड टेस्ट में क्या होता है। टेस्ट पाइल शुड बी एट लीस्ट 3B और 2.5 मीटर, जो भी ज़्यादा होगा उससे, क्लियर फ्रॉम एंकर पाइल्स। ओके, टेस्टिंग इज कंडक्टेड आफ्टर 3 days फॉर सैंडी सॉइल, 1 month फॉर सिल्टी और क्लेई सॉइल। This delay is due to dissipation of pore water from the clay soil. Settlement is recorded by increment of about 20% of allowable load increment. Settlement is recorded by increment of about 20% of allowable load increment. For each step of load increment, we note settlement versus time reading up to the instance when settlement rate reduces to 0.1 mm per hour for sandy soil and 0.2 mm per hour for clay soil. According to IS, safe load is taken as पहला 1/2 of the total load at which total settlement is equal to 10% of pile diameter। दूसरा 2/3 of the final load at which total settlement is 12 mm। तीसरा 2/3 of the relative load which
causes permanent settlement of 6 mm. Minimum of these three criteria will represent allowable load carrying capacity of the pipe. अब बात करें मेयर-हॉफ्स इक्वेशन फॉर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, तो मेयर-हॉफ ऑल्सो कंसिडर्स shear resistance provided by the soil which is at a depth or height df above the foundation. This formula can also determine ultimate bearing capacity of the foundation. Meyer-Hoff equation क्या होती है? QU equal to CNC rho C DCIC plus QNQ rho Q DQIQ plus 1/2 B gamma N gamma rho gamma D गामा आई गामा SC रो गामा और SQ ये हैं शेप फैक्टर, DC डी गामा और DQ ये हैं डेप्थ फैक्टर और IC आई गामा और IQ ये हैं इंक्लिनेशन फैक्टर। अब बात करते हैं कि फेलियर जो है तरजागी के अकॉर्डिंग, अभी क्या टाइम कम है तो जो तरजागी के जो फेलियर क्राइटेरिया हैं उनको बाद में देखेंगे।